नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय यात्रा और उसके दौरान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में उसकी मुलाकात और फिर आरएसएस के मुख्यालय में आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात, ये अपने आप में एक बड़े विवाद का विषय बन गया था। विवाद का विषय होना भी चाहिए था, लेकिन जो विवाद हुआ वो जिन मुद्दों पर हुआ वो भी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन जिस पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था उसकी चर्चा सबसे कम हुई। पूरा विवाद, चाहे विपक्षी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के दोहरे रवैये की बात की, डबल स्टैंडर्ड की बात की, पाखंड की बात की कि एक तरफ तो वो जब कांग्रेस सीपीसी से मिलती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलती है, उसके साथ कोई एमओयू वगैरह करती है, तो उसे देशद्रोही बताया जाता है, षड्यंत्रकारी बताया जाता है, चीन एक शत्रु देश के रूप में देखा जाता है। इसलिए कांग्रेस को उसके साथ कोई सहयोग नहीं करना चाहिए, उससे बातचीत नहीं करना चाहिए, उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। इस मुद्दे को वो बीजेपी लगातार उठाती रही है और उसको टारगेट भी करती रही है। लेकिन अब खुद बीजेपी यही सब कर रही है, और अभी नहीं, बहुत पहले से कर रही थी। इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल चीन जाते रहे हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकात करते रहे हैं, वहाँ उनका काम देखते रहे हैं। उस पर भी हम अभी आएंगे विस्तार के साथ। तो एक तो मुद्दा ये था जिस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी वाद विवाद हुआ। दूसरा ये था पाखंड का, वो भी एक प्रदर्शन था कि एक तरफ तो गलवान घाटी में 2020 में चीन ने हमारी न केवल 20 सैनिकों की हत्याएं की, बल्कि 2000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर हमारा कब्जा भी कर लिया। इसी तरह से काशगाम घाटी में चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और दावा कर रहा है ये कि ये उसका है, जबकि भारत का दावा यह है कि वो उसका हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, लद्दाख के कई और क्षेत्रों पर दावा करता है, इसी तरह से सिक्किम के आसपास के क्षेत्र में उसका दावा है। तो एक तरफ चीन लगातार हमारी भूमि पर कब्जा कर रहा है, दावे कर रहा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार उनसे अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, उनसे इन दावों के बारे में कोई ठोस सहमति नहीं ले रहे हैं, भारत के पक्ष में कोई एक ऐसी उपलब्धि नहीं दिखा रहे हैं कि जिसके चलते ये माना जाए कि वो चीन के दबाव में नहीं है, मजबूरी में नहीं है, क्योंकि उधर से ट्रंप ने धक्का मार दिया है तो इधर चीन की तरफ आप लुढ़क गए हैं, इधर से चीन धक्का मारेगा तो आप ट्रंप की तरफ लुढ़क जाएंगे। ये आपकी जो पेंडुलम पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, वो हम पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं। तो पूरी चर्चा इन दो चीज़ों पर केंद्रित होगी, लेकिन सबसे जो संवेदनशील बिंदु है, सबसे जो खतरनाक बिंदु है, वो है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मुलाकात आरएसएस के साथ होना। इस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्यों मिल रही है, क्या वजह है, क्या एजेंडा है। सबसे पहली बात तो कि आरएसएस की क्या हैसियत है, किस हैसियत से उससे सीपीसी मिलने गई, या उसको मिलने भेजा गया, या उसने उससे मिलना चाहा। इन दोनों के आसपास आने का क्या मतलब है, ये दोनों मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, ये सबसे बड़ा बिंदु होना चाहिए। क्योंकि आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि विभिन्न देशों के राजनीतिक दल आपस में मेलजोल भी करते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं, एक दूसरे की कार्यप्रणालियों का अध्ययन भी करते हैं और उनसे सबक भी लेते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी सीपीसी से मिलती जुलती है तो ये बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो राजनीतिक दल है नहीं, वो किस हैसियत से सीपीसी से मिल रहा था, इस पर सबसे बड़ी आपत्ति होनी चाहिए थी पूरे विपक्ष को, और जो भी इस पूरे खेल को समझ रहे हैं, क्योंकि इसका निश्चित रूप से एक एजेंडा है।
ये बिना वजह यूं ही कोई कम्युनिस्ट पार्टी चीन की आकर आरएसएस से नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल दो विपरीत ध्रुवों पर है और दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। कम्युनिस्ट जो आरएसएस है उसके जो आइडियोलॉग रहे हैं, उन्होंने जिन्हें अपने सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया है उनमें मुसलमान, ईसाई और फिर कम्युनिस्ट हैं। ये तीन सबसे बड़े उनके दुश्मन हैं। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, घोषित रूप से उसका अपनी विचारधारा साम्यवादी है, उससे इस तरह से मिलना, गलबहियां डालना बीजेपी का भी और संघ का भी, ये दोनों ही कुछ संदेह पैदा करता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार, सबसे अच्छा इस शब्द को इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें फिर मोदी सरकार भी आ जाती है, ये संघ परिवार इस मुलाकात के जरिए हासिल क्या करना चाहता है। तो ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो सिलसिला चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, ये कब से चल रहा है और इसमें इसका क्या क्या एजेंडा रहा है, इसके पहले क्या क्या हुआ है और इन मुलाकातों का सिलसिला कब से चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से या चीन से लगातार अपना संबंध बढ़ाती रही है। 2011 से, उस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, वो बीजिंग गए थे और सीपीसी से मिले थे। एजेंडा था दोनों पार्टियों के बीच संबंधों को मजबूत करना, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना। अब आप दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक संबंध किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, ध्यान रहे, और वो वहां जाकर अपने संबंध बना रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। तो एक तो यह, फिर दूसरा जो नवंबर 2014 में दौरा हुआ था, एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया था भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में, और ये इसका एजेंडा तो बाकायदा बीजेपी के डॉक्यूमेंट्स में है, बीजेपी की प्रेस रिलीज में इसका जिक्र है कि इसका एजेंडा क्या था। इसमें इसका एजेंडा था सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आंतरिक संरचना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका, राजनीतिक कार्यप्रणाली, जो उसकी पॉलिटिकल वर्किंग है, वो सब क्या है इसको समझना, और फिर दोनों पार्टियों के बीच में, सत्ताधारी पार्टियों के बीच में, उस समय बीजेपी केंद्र में आ गई थी, के बीच में संबंध मजबूत करना, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करना। तो जो एजेंडा इसमें बीजेपी का दिख रहा है वही आरएसएस का भी एजेंडा है। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि विचारधारा भले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग है, लेकिन जो राजनीतिक सिस्टम है वो दोनों एक ही तरह का चाहते हैं। यानी चीन में सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ रूल करती है, उसके अलावा कोई दूसरा विपक्षी दल नहीं है, वहाँ जो इस तरह का लोकतंत्र नहीं है, वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी उस तरह की नहीं है, ये तमाम चीज़ें वहाँ अनुपस्थित हैं। और जो बीजेपी और आरएसएस का सोच है, जो डिज़ाइन है, जो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह का वो बनाना चाहते हैं, वो भी इसी तरह का है। दोनों ही कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, सीपीसी भी और बीजेपी भी। आरएसएस तो कैडर के बल पर बोलते ही चलता है। तो एक तरह से उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी कमोबेश एक जैसा है, और ये दोनों जो हैं पारदर्शी नहीं हैं, दोनों पब्लिक से शेयर नहीं करते हैं, ये अंदर खाने जो भी करते हैं वो करते हैं। तो ये एक सिलसिला पुराना चला आ रहा है। गलवान घाटी पे जो संघर्ष हुआ था उसके बाद से ये सिलसिला रुक गया था। फिर जनवरी 2026 में ये जो 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया, वहाँ के वाइस मिनिस्टर के नेतृत्व में, वो आरएसएस के मुख्यालय में गया था और वहाँ उसने उससे मुलाकात की थी। तो ये एक सिलसिला वहाँ चलता रहा है। और जो बीजेपी का, आरएसएस का जो एजेंडा है वो इससे साफ जाहिर होता है कि
वो क्या चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार बार बार कह चुकी है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के हक में है। उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। क्या पता 2029 के इलेक्शन वो इसी तरह से करवाने की सोच रहे हों, करवा भी दें। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन में एक और चीज रह गई है, वन पार्टी वन लीडर। ये बाद में ऐड किया जाएगा, जो ये गोपनीय है, ये सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, लेकिन अंदर खाने यही है कि एक पार्टी होगी, एक नेता होगा, एक देश होगा, एक पार्टी होगी और एक इलेक्शन होगा। ये पूरा एक एजेंडा बीजेपी का, आरएसएस का है। वो इसी तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की सोच रखते हैं और ये बहुत पहले से ये चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी हो, राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की बात करते रहे हैं देश में। तो ये उनको सूट करता है, उनको माफिक बैठता है कि चीन जैसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो जाए। आइडियोलॉजी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा आरएसएस। वो वही हिंदुत्ववादी, सवर्ण हिंदुत्ववादी मानसिकता के साथ ही सत्ता करेगी, जिसको आप फांसीवादी भी कह सकते हैं। एक फांसीवाद है, सवर्ण फांसीवाद। उसके तहत ही वो इस पूरे सिस्टम को बस पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको कैप्चर करना, उसको अपने नियंत्रण में रखना और अपने हिसाब से उसको ढालना, चलाना, ये एजेंडा है। और यही चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये चीन से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको यहाँ कॉपी करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। तो आप इस पूरी चीज से समझ सकते हैं कि जो लोकतंत्र को खतरे की बात कही जाती है, संविधान को खतरे की बात कही जाती है, वो कोई झूठ नहीं है, वो कोई हवा खड़ा करने वाली बात नहीं है, बल्कि सचमुच में उसका खतरा है। क्योंकि आरएसएस का पूरा सोच, पूरा जो राजनीतिक प्रणाली का जो उसका दर्शन है, वो यही है जो चीन का है। आप देखिए कि आरएसएस हो, बीजेपी हो, मोदी जी हो, उन्हें वही नेता पसंद आते हैं। बाय द वे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी 18 बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक 18 बार चीन जा चुके हैं। इतने दौरे किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किए। तो किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री, दोनों को मिलाकर इतने दौरे नहीं होंगे। वही थे जो शी जिनपिंग को लाकर गुजरात में झूला झुला रहे थे। वो उन्होंने सब कुछ किया और उनका आदर्श वही है। वो चीन को यहाँ, चीन के मॉडल को लागू करना चाहते हैं और चीन को मॉडल को लागू करने का उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में रहेगा, एक नेता, एक पार्टी के कंट्रोल में रहेगा। तो एक तो ये बात है, लेकिन एक जो दूसरी बात है कि आरएसएस एक नॉन स्टेट प्लेयर है। वो कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, वो शैडो में काम करता है। कहने को सांस्कृतिक संगठन है, एनजीओ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो विशुद्ध राजनीतिक संगठन है। बीजेपी का साथ देता है, बीजेपी के लिए काम करता है, चुनाव और चुनाव के बाद में भी उसका एजेंडा सेट करता है। आरएसएस के लोग ही जाकर पार्टी में कमान संभालते हैं, प्रधानमंत्री तक आरएसएस के लोग बनते हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आरएसएस कोई सांस्कृतिक संगठन है। ऐसे में क्या एक ऐसे संगठन को जो नॉन स्टेट प्लेयर है, उसे स्टेट की पॉलिसी में इन्वॉल्व किया जा रहा है? सीपीसी का बीजेपी के साथ मिलना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन आरएसएस के साथ मेल मिलाप ये खतरे की घंटी है। इसको समझने की जरूरत है कि ये आरएसएस को एक तरह से वैधता प्रदान करने की कोशिश है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मोदी सरकार आरएसएस को शामिल कर रही है। धीरे धीरे आरएसएस और बीजेपी एक होते जा रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार पूरी तरह से एक ही हैं, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन जो पतला पर्दा था, झीना पर्दा था इन तीनों के बीच में, वो भी अब हटाया जा रहा है और पूरी तरह से ये स्थापित किया जा रहा है कि सत्ता पर
जैसे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना काबिज है, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्ता है। बीजेपी केवल नाम है, ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस को वैधता दिलाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस की भूमिका सरकार में बढ़ाई जा रही है, राष्ट्रीय मामलों में भी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। आप जानते हैं कि आरएसएस ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए एक फर्म को हायर किया है और अच्छे खासे पैसे देकर हायर किया है। आखिरकार किसी सांस्कृतिक संगठन या एनजीओ की क्या दिलचस्पी हो सकती है कि अमेरिका में लॉबिंग करे, लेकिन वो लॉबिंग कर रही है और इस सरकार के जानते बूझते कर रही है। जो पेमेंट किया गया होगा वो इस सरकार की एजेंसियों की नज़र में होगा। सब कुछ इस सरकार को पता है। इस सरकार के जानते बूझते आरएसएस को वहाँ तक घुसेड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि आरएसएस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्ति के रूप में भी खड़ा करने का एक एजेंडा पैरेलली चल रहा है और ये एक और बड़ा खतरनाक कदम है भारतीय व्यवस्था की तरफ से। यानी एक ऐसा संगठन जिसका सोच फांसीवादी है, जिसकी कार्यप्रणाली फांसीवादी है, जिसकी वेशभूषा, दंड जो रखते हैं वो सब में फांसीवाद झलकता है, जिसकी पॉलिसीज और एक्टिविटीज़ में फांसीवाद है, उसको बहुत ही चालाकी से, धूर्तता से एक वैध संगठन के रूप में स्थापित किया जा रहा है और उसे दुनिया भर में एक मान्यता दिलाने की कोशिश भी हो रही है। यही सीपीसी और आरएसएस की मीटिंग का एक बड़ा हिस्सा है, एजेंडा है, लक्ष्य है। ये समझने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की स्थिति है, जैसे कभी जर्मनी में हुआ था, जहाँ पर जो हिटलर की सोशलिस्ट पार्टी थी उसके साथ जो उसके संगठन थे गेस्टापो, वो एकजुट हो गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे क्या भारत में भी हो रहा है और पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक धीरे धीरे करके एक फासिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में तो तब्दील नहीं हो रहा है। इसको समझिएगा और अपनी समझ बन जाए तो इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।